नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बेस्ट स्टडी नोट्स पर। आज की इस वीडियो में हम जियोग्राफी के 22 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को नोट्स के साथ डिटेल में समझेंगे, सिंपल लैंग्वेज में क्लियर एक्सप्लेनेशन के साथ। ये नोट्स आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए बहुत यूज़फुल रहेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। और अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक 1, पृथ्वी की आंतरिक बनावट। पृथ्वी की गहराई लगभग 6371 होती है। कितनी होती है? पृथ्वी की गहराई 6371 किलोमीटर तक है। हम इसके अंदर नहीं जा सकते, इसलिए हम भूकंप की लहरों और ज्वालामुखी से इसके बारे में जानते हैं। पृथ्वी की गहराई जानकारी के स्रोत एक है प्रत्यक्ष स्रोत एंड एक है अप्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष स्रोत में जिसमें ज्वालामुखी का लावा और गहरी खदानों से मिलने वाली चीजें आती हैं, और इनडायरेक्ट से इसमें भूकंप की लहरें, तापमान और दबाव की जांच आती है। नेक्स्ट है सुएज का रासायनिक वर्गीकरण। तो एडवर्ड सुएज ने पृथ्वी को रासायनिक तत्वों के आधार पर कितने हिस्सों में बांटा है? तो 3 हिस्सों में इसे बांटा है। सियाल, सीमा एंड निफे। सियाल, इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम ज्यादा होता है। सियाल में सिलिका और एल्यूमिनियम ज्यादा होता है। सीमा में इसमें सिलिका और मैग्नीशियम ज्यादा होता है। यह समुद्र के नीचे पाया जाता है। और निफे, इसमें निकेल और लोहा होता है। यह सबसे गहरा हिस्सा होता है। इस चित्र में सियाल, सीमा एंड निफे यहाँ पे है। नेक्स्ट है भौतिक परतें। स्थल मंडल, क्रस्ट और मेटल का ऊपरी ठोस हिस्सा जो 0 से 100 किलोमीटर तक का होता है उसे स्थल मंडल कहते हैं। नेक्स्ट है स्थैनोस्फीयर। मेटल का वह हिस्सा जो मैग्मा का मुख्य स्रोत है उसे स्थैनोस्फीयर कहते हैं। कॉन रॉड, जो कि ऊपरी और निचली क्रस्ट के बीच में होता है, और मोहू क्रस्ट और मेटल के बीच में होता है। रेपेटी, ऊपरी और निचला मेटल के बीच में होता है, और गुटेनबर्ग मेटल और कोर के बीच में होता है। लेहमैन बाहरी और आंतरिक कोर के बीच में होता है। पृथ्वी सौर मंडल का सबसे सघन ग्रह है। पृथ्वी के कुल आयतन का 84% हिस्सा मेटल में है। क्रस्ट में गहराई पर जाने पर हर 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है। और क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस ऑक्सीजन है। 46.6% पाई जाती है। और पी लहरें ठोस, तरल और गैस तीनों में चल सकती है। एस लहरें केवल ठोस में चल सकती है, वे तरल कोर में रुक जाती है। और बाहरी कोर तरल है, इसकी वजह से पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बनता है। पृथ्वी के केंद्र का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। यह अनुमानित है। पृथ्वी का कोर मुख्य रूप से भारी धातुएं जैसे निकेल और लोहा से बना होता है। क्रस्ट और मेटल के बीच की सीमा को माहू असमानता कहते हैं। टॉपिक 2, अक्षांश और देशांतर। पृथ्वी पर किसी जगह की सही स्थिति जानने के लिए हम काल्पनिक रेखाओं का उपयोग करते हैं, उन्हें ही अक्षांश और देशांतर कहते हैं। ठीक है। अक्षांश, ये लेटी हुई रेखाएं होती हैं जो भूमध्य रेखा के समांतर खींची जाती है, इक्वेटर के समांतर खींची जाती है। सबसे लंबी अक्षांश रेखा 0 डिग्री भूमध्य रेखा है। यह पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है, जो लगभग
11 किलोमीटर होती है। ठीक है। महत्वपूर्ण अक्षांश 0 डिग्री भूमध्य रेखा इक्वेटर, 23.5 की कर्क रेखा, 23.5 साउथ मकर रेखा, 66.5 नॉर्थ आर्कटिक व्रत रेखा और 66.5 साउथ अंटार्कटिक व्रत। नेक्स्ट है देशांतर। ये खड़ी रेखाएं होती हैं जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव में मिलाती है। 0 डिग्री देशांतर को प्राइम मेरिडियन कहते हैं। यह लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। पृथ्वी को वन देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। एक पृथ्वी को एक देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इसे पार करने पर तारीख बदल जाती है। यह रेखा सीधी नहीं है बल्कि टेढ़ी मेढ़ी है ताकि एक ही देश में दो अलग तारीखें ना हो। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 181 है ध्रुवों सहित। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 है। भारत का समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। भारत का मानक समय 82.5 ईस्ट देशांतर से लिया गया है जो मिर्जापुर से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच अधिकतम दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। अक्षांश रेखाएं तापमान बताने में मदद करती हैं जबकि देशांतर समय बताने में। 180 डिग्री देशांतर प्रशांत महासागर के ऊपर से गुजरती है। भूमध्य रेखा को ग्रेट सर्कल भी कहा जाता है। भूमध्य रेखा को ग्रेट सर्कल भी कहा जाता है। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश केवल एक बिंदु रह जाते हैं। टॉपिक 3 पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी स्थिर नहीं है, यह दो तरह से घूमती है। अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन और सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण कहलाता है। घूर्णन जब पृथ्वी अपनी दूरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है तो उसे घूर्णन कहते हैं। एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी को 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लगता है। कितना समय लगता है एक चक्कर पूरा करने में? 23 घंटे 56 मिनट एंड 4 सेकंड का वक्त लगता है। घूर्णन के कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। इसे दैनिक गति भी कहते हैं। परिक्रमण जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक निश्चित रास्ते पर घूमती है तो उसे परिक्रमण कहते हैं। एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। यही 6 घंटे हर 4 साल में मिलकर एक लीप वर्ष 366 दिन बनाते हैं। पृथ्वी के परिक्रमण और उसके झुकाव के कारण ही ऋतु परिवर्तन होते हैं। महत्वपूर्ण तिथियां 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है और 21 मार्च को दिन और रात बराबर होते हैं और 23 सितंबर को दिन और रात भी बराबर होते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को दोनों को दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है। अपसौर और उपसौर और अपसौर। उपसौर जब पृथ्वी सूर्य के सबसे पास होती है, जो 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे पास होती है तो इसकी दूरी 14.7 करोड़ किलोमीटर होती है। अपसौर जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है, जो कि 4 जुलाई को होती है सबसे दूर पृथ्वी, तो इसकी दूरी होती है 15.2 करोड़ किलोमीटर होती है।
पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री तक झुकी हुई है अपने कक्ष में, और पृथ्वी का कक्षीय झुकाव 66.5 डिग्री है। घूर्णन की गति भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा होती है। 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। कब पड़ती हैं? 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधे पड़ते हैं। नॉर्वे को उगते सूरज का देश नहीं बल्कि आधी रात के सूर्य का देश कहा जाता है। नॉर्वे को आधी रात के सूर्य का देश कहा जाता है। लीप बस 360 दिन होते हैं और फरवरी 29 दिन की होती है। विषुव के समय पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। पृथ्वी की घूर्णन दिशा वामावर्त होती है। मौसम परिवर्तन के लिए पृथ्वी का झुकाव और परिक्रमण दोनों जिम्मेदार होते हैं। ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। ध्रुवों पर। टॉपिक 4, वायुमंडल की परतें। हमारी पृथ्वी के चारों ओर गैसों का एक मोटा घेरा है जिसे वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं वायु का घेरा। इसे तापमान और बनावट के आधार पर 5 परतों में बांटा है। 5 परतों में बांटा है इसे। पहला है क्षोभ मंडल। यह वायुमंडल की सबसे निचली और सबसे सघन परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 से 18 किलोमीटर तक है। क्षोभ मंडल की मौसम सभी घटनाएं जैसे बादल, बारिश, बिजली कड़कना इसी परत पर होती है, क्षोभ मंडल में। और इसमें ऊंचाई पर जाने पर तापमान घटता है। हर 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है क्षोभ मंडल। दूसरा है समताप मंडल। यह 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। यहाँ मौसम शांत रहता है, इसलिए हवाई जहाज उड़ने के लिए यह सबसे अच्छी जगह है। इसी परत में ओजोन परत पाई जाती है। इस परत में समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ते हैं और ओजोन परत इसी में पाई जाती है जो हमें सूर्य की खतरनाक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। नेक्स्ट है मध्य मंडल। यह 50 से 80 किलोमीटर तक है। यह वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। इसका तापमान -1 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड भी इसी परत में आकर जल जाते हैं। मध्य मंडल। आयन मंडल एंड महामंडल। इसमें विद्युत आवेशित कण होते हैं जो रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर भेजते हैं। इसी परत की वजह से रेडियो और टीवी का प्रसारण संभव होता है। इससे आयन मंडल में और वायुमंडल। नेक्स्ट है वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन कितनी होती है? 78% होती है। फिर ऑक्सीजन 21% होती है। 21% ऑक्सीजन। वायुमंडल का 99% द्रव्यमान केवल 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। ओजोन की मोटाई को मापने की इकाई डॉप्सन कहते हैं। ओजोन परत की मोटाई को मापने की इकाई डॉप्सन। सौरमंडल की ऊंचाई ध्रुवों पर कम और भूमध्य रेखा इक्वेटर पर ज्यादा होती है। नॉर्मल लैप्स रेट पर तो ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार गैस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए हेलीकॉप्टर आमतौर पर क्षोभ मंडल में उड़ते हैं जबकि जेट विमान समताप मंडल में उड़ते हैं। अरोरा की चमक आयन मंडल में ही दिखाई देती है। अरोरा सबसे बाहरी परत वायुमंडल है जहां गैस बहुत हल्की होती है। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली मुख्य गैस CFC फ्लोरोफ्लोरोकार्बन है। टॉपिक 5, विंड्स। हवा हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। जहां हवा हॉरिजॉन्टल चलती है तो उसे पवन कहते हैं। ठीक है। पहला है स्थायी पवनें। ये पवनें पूरे साल एक ही दिशा में चलती है। इन्हें प्रचलित पवनें भी कहते हैं। सेकंड है व्यापारिक पवनें।
ये उपोष्ण उच्च दाब से भूमध्य रेखा की ओर चलती है। पुराने समय में जहाजों के व्यापार में मदद करती थी व्यापारिक बवनें। थर्ड है पछुआ बवनें। ये पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में इन्हें दरजता चालीसा भी कहते हैं। सेकंड है चाणक्य पवनें। ये पवनें मौसम के अनुसार अपनी दिशा बदल देती हैं। सबसे अच्छा उदाहरण मानसून है। भारत में वर्षा लाने वाला मुख्य मानसून दक्षिणी पश्चिम मानसून है। जैसे स्थानीय पवनें। ये पवनें किसी विशेष छोटे क्षेत्र में चलती हैं। ठीक है। पवन पहला है लू। यह उत्तर भारत में ज्यादा चलती है और इसकी यह गर्म और शुष्क होती है। किनुक पवनें, यह रॉकी पर्वत जो कि यूएसए में है, वहां पे चलती हैं और यह बहुत गर्म होती है। स्नो। हरम हरमंटन, यह सहारा अफ्रीका में चलती है। सहारा रेगिस्तान, यह शुष्क होती है। मिस्ट्रल जो कि फ्रांस में चलती है, यह बहुत ठंडी हवाएं होती है। कौन, यह अल्पस पर्वत पे चलती है जो कि यूरोप में है, यह गर्म होती है।
जब जल समीर और जल समीर, लैंड और सी ब्रीज। जल समीर दिन में समुद्र के जमीन की ओर चलने वाली ठंडी हवा को जल समीर कहते हैं, और रात में जमीन से समुद्र की ओर चलने वाली हवा को थल समीर कहते हैं। पवन की गति मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? एनीमोमीटर कहते हैं। पवन की दिशा बताने वाले यंत्र को विंड वैन कहते हैं। टेरल का नियम कहता है कि पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर मुड़ जाती है, और कोरियोलिस बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण पैदा होता है। चिनूक पवन को हिमभक्षी भी कहा जाता है, क्योंकि यह बर्फ पिघला देती है। चिनूक पवन डॉल ड्रम्स भूमध्य रेखा के पास वाला शांत क्षेत्र है। अश्व अक्षांश 30 से 35 अक्षांश के बीच पाया जाता है। हरमंटन को गिनी तट पर डॉक्टर हवा भी कहा जाता है, और व्यापारिक पवनें स्थिर गति से चलती है। पवनों की शक्ति का मुख्य कारण दाव प्रवणता है। टॉपिक 6, चक्रवात व प्रति चक्रवात। चक्रवात की संरचना, साइक्लोन स्ट्रक्चर। चक्रवात हवाओं का एक ऐसा घेरा है जिसके केंद्र में निम्न वायुदाब लो प्रेशर होता है, और बाहर की ओर वायुदाब बढ़ता है। चक्रवात इसमें हवाएं बाहर से केंद्र की ओर आती है, और उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा घड़ी की सुई के विपरीत होती है। उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा घड़ी की सुई के अनुकूल होती है। चक्रवातों के विभिन्न नाम। दुनिया के अलग अलग हिस्सों के चक्रवातों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। हरिकेन कैरेबियन सागर, अटलांटिक महासागर में हरिकेन कहते हैं चक्रवात को, और टाइफून कहते हैं चीन सागर या प्रशांत महासागर के तरफ, और विली विली ऑस्ट्रेलिया में, और चक्रवात कहते हैं, साइक्लोन कहते हैं हिंद महासागर में, इंडिया में, और में टॉर्नेडो हवा को अमेरिका यूएस में कहते हैं। प्रति चक्रवात इसमें इसके केंद्र में उच्च वायुदाब होता है, और हवाएं केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं। प्रति चक्रवात के आने पर मौसम साफ और शांत हो जाता है। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा घड़ी की सुई के अनुकूल होती है। चक्रवात के केंद्र को चक्रवात की आइस ऑफ साइक्लोन भी कहा जाता है। आई क्षेत्र में हवाएं शांत होती हैं और बारिश नहीं होती। टॉर्नेडो दुनिया का सबसे छोटा लेकिन सबसे शक्तिशाली साइक्लोन है। चक्रवात की शक्ति को मापने के लिए टी स्केल का उपयोग किया जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात केवल गर्म समुद्रों के ऊपर बनते हैं। हरिकेन की गति मापने के लिए सैरिफ सैम्पसन स्केल का उपयोग किया जाता है। प्रति चक्रवात में हवाएं ऊपर से नीचे की ओर बैठती हैं। चक्रवात हमेशा वर्षा और तूफान लेकर आता है। भूमध्य रेखा इक्वेटर पर कोरियोलिस बल शून्य होने के कारण चक्रवात नहीं बनते। इक्वेटर पर बंगाल की खाड़ी में चक्रवात सबसे ज्यादा अक्टूबर नवंबर में आते हैं। बंगाल की खाड़ी। टॉपिक 7, महासागरीय धाराएं। महासागर के पानी का एक निश्चित दिशा में बहना महासागरीय धारा कहलाता है। ये पृथ्वी के तापमान को संतुलित रखने में मदद करते हैं। धाराओं के प्रकार, पहला है गर्म धाराएं और ठंडी धाराएं। ये भूमध्य रेखा इक्वेटर से ध्रुवों की ओर चलती हैं। इसका तापमान आसपास के पानी से अधिक होता है। गर्म धाराएं। ठंडी धाराएं ये ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती।
इनका तापमान कम होता है। प्रमुख धाराएं अटलांटिक महासागर में गल्फ स्ट्रीम और ब्राजील गर्म धाराएं गल्फ स्ट्रीम और ब्राजील में चलती हैं, और ठंडी धाराएं एब्राडोर और कनारी में चलती है। प्रशांत महासागर में गर्म धाराएं क्यूरोसियो और अलास्का में चलती हैं, और ठंडी धाराएं क्यूराइल और कैलिफोर्निया में चलती हैं। और इंडियन ओशन में गर्म धाराएं अगुलहास और मोजाम्बिक में चलती हैं, और ठंडी धाराएं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में चलती हैं। नेक्स्ट है धाराओं का प्रभाव। जहाँ गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं वहाँ घना कोहरा छाया रहता है। इन मिलन स्थलों पर प्लैंकटन प्लैंकटन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए ये दुनिया के सबसे अच्छे मछली पकड़ने वाले के क्षेत्र हैं। गल्फ स्ट्रीम को यूरोप का गर्म कंबल भी कहा जाता है। ब्लैंकेट ऑफ यूरोप गल्फ स्ट्रीम को। सरगासो सागर अटलांटिक महासागर में धाराओं के चक्र के बीच स्थित एक शांत क्षेत्र है। एब्राडोर एक ठंडी धारा है जो गल्फ स्ट्रीम से मिलकर न्यूफाउंडलैंड के पास कोहरा पैदा करती है। एल नीलो एक गर्म जलधारा है जो पेरू के तट पर तापमान बढ़ा देती है और मानसून पर बुरा असर डालती है। ला लीना एल नीलो के विपरीत एक ठंडी जलधारा है। महासागरीय धाराओं के बनने का मुख्य कारण पृथ्वी का घूर्णन होता है और हवाएं हैं। क्योरोसियो को जापान की काली धारा कहते हैं। क्योरोसियो को जापान की काली धारा कहते हैं। इन महासागर की धाराओं की दिशा मानसून के कारण साल में 2 बार बदलती है। इन महासागर में की धाराओं की दिशा मानसून के कारण 2 बार बदलती है। ग्रैंड बैंक दुनिया का प्रसिद्ध मत्स्य क्षेत्र अटलांटिक महासागर में है। धाराएं लवणता और घनत्व के अंतर के कारण भी पैदा होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक ज्वार-भाटा। समुद्र के स्तर का ऊपर उठना ज्वार और नीचे गिरना भाटा कहलाता है। यह घटना दिन में 2 बार होती है। ज्वार भाटा के कारण चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण यह सबसे मुख्य कारण है। चंद्रमा पृथ्वी के पास है, इसलिए इसका खिंचाव सबसे ज्यादा असर डालता है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। सेकंड है सूर्य का गुरुत्वाकर्षण। सूर्य बहुत बड़ा है, लेकिन दूर होने के कारण इसका खिंचाव चंद्रमा से कम प्रभावी होता है। अब केंद्रीय बल। पृथ्वी के घूमने के कारण पैदा होने वाला बल भी पानी को बाहर की ओर धकेलता है। ज्वार के प्रकार टाइप्स ऑफ बृहद ज्वार। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं, अमावस्या और पूर्णिमा को, इसमें सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं बृहद ज्वार में। फिर है लघु ज्वार। जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के साथ समकोण 90 डिग्री पर बनाते हैं तो इसमें ज्वार की ऊंचाई समान से कम होती है। लघु ज्वार में समय का अंतराल प्रत्येक स्थान पर अगला ज्वार ठीक 12 घंटे बाद नहीं, बल्कि 12 घंटे 26 मिनट बाद आता है। ठीक है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी के घूमने के साथ साथ चंद्रमा भी अपनी कक्षा में आगे बढ़ जाता है। चंद्रमा का ज्वार पैदा करने वाला बल सूर्य के बल से लगभग 2.17 गुना अधिक है। विश्व के सबसे ऊंचे ज्वार फंडी की खाड़ी कनाडा में आते हैं। भारत में सबसे ऊंचे ज्वार गुजरात के ओखा तट पर देखे जाते हैं। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के एक सीधी रेखा में होने को इजिगी कहा जाता है। ज्वार भाटा बंदरगाहों की सफाई में मदद करते हैं क्योंकि वे मिट्टी और गाद को बाहर ले जाते हैं समुद्र। ज्वारीय ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत होती है। इंग्लैंड के
साउथहैम्पटन में दिन में 4 बार ज्वार आते हैं इंग्लैंड के। जब नदी के मुहाने पर ज्वार का पानी दीवार की तरह चढ़ता है तो उसे टाइडल बोर कहते हैं। ज्वार के कारण बड़े जहाजों को गहरे बंदरगाह में प्रवेश करने में आसानी होती है। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन आने वाले ज्वार को बृहद ज्वार कहा जाता है। टॉपिक 9, भूकंप और ज्वालामुखी। पृथ्वी की सतह का अचानक कांपना भूकंप कहलाता है। पृथ्वी की सतह अचानक कांपना भूकंप कहलाता है। यह पृथ्वी के अंदर जमी ऊर्जा के बाहर निकलने के कारण होता है। भूकंप के मुख्य बिंदु। भूकंप मूल। पृथ्वी के अंदर वह जगह जहां से भूकंप की शुरुआत होती है इसे कहते हैं हाइपोसेंटर कहते हैं। जहां से भूकंप की शुरुआत होती है हाइपोसेंटर कहलाता है। सतह पर वह जगह जो भूकंप मूल के ठीक ऊपर होती है, जहां सबसे पहले झटका महसूस होता है, उसे अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र में ही सतह पर वह जगह जो भूकंप मूल के ठीक ऊपर होती है, यहाँ सबसे पहले झटका महसूस होता है। भूकंपीय तरंगे यह मुख्य रूप से 3 प्रकार की होते हैं। पी तरंगे सबसे तेज होती हैं। एस तरंगे सिर्फ ठोस में होती हैं और एल तरंगे सबसे विनाशकारी होती है। ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर वह छेद इसमें गर्म लावा गैस और राख बाहर आती है उसे कहते हैं ज्वालामुखी कहते हैं। इसमें मैग्मा और लावा होते हैं। जब तक गर्म पदार्थ पृथ्वी के अंदर है उसे कहते हैं मैग्मा और बाहर आते ही इसे लावा कहा जाता है। पृथ्वी के अंदर मैग्मा और बाहर आते ही लावा। क्रेटर ज्वालामुखी के ऊपर बने कीप जैसे गड्ढे को क्रेटर कहते हैं। ज्वालामुखी के प्रकार 3 प्रकार होते हैं। सक्रिय, सुप्त एंड मृत। सक्रिय हमेशा फटते रहते हैं। इनके उदाहरण है एंटना और स्ट्राम्बोली। और सुप्त जो लंबे समय से शांत पर फट सकते हैं, यह फ्यूजियामा और विसुवियस। मृत हैं, भविष्य में फटने की कोई उम्मीद नहीं है, ऐसे ज्वालामुखी को मृत ज्वालामुखी कहते हैं। यह है किलिमंजारो और पोपा। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिक्टर स्केल का यूज किया जाता है। भूकंप का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक को सिस्मोलॉजी कहते हैं। स्ट्रोम्बोली के को भूमध्यसागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। प्रकाश महासागर के चारों ओर फैले सक्रिय ज्वालामुखी को अग्निवलय कहते हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान द्वीप पर स्थित वैरन द्वीप में है। सुनामी जापानी शब्द है जिसका अर्थ है समुद्र के नीचे भूकंप आने से उठने वाली लहरें। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता। सबसे विनाशकारी भूकंपित तरंगे सतही तरंगे एल वेव्स होती हैं। जब क्रेटर में पानी भर जाता है तो उसे क्रेटर झील कहा जाता है। भूकंप के दौरान सबसे पहले पी तरंगे सिस्मोग्राफ पर रिकॉर्ड होती हैं। टॉपिक 10, चट्टाने व मुद्रा। मृदा पृथ्वी की सतह बनाने वाले कठोर पदार्थ को ही चट्टान कहते हैं, रॉक कहते हैं। चट्टानों के टूटने और गलने से ही मिट्टी का निर्माण होता है। चट्टानों के प्रकार। पहला है अग्नेय चट्टानें। ये ज्वालामुखी के मैग्मा या लावा के जमने से बनी होती है। इन्हें प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक चट्टानें। सेकंड है अवसादी चट्टानें। ये परतों में जमा होने से बनती है। इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। थर्ड है रूपांतरित चट्टानें। जब अधिक ताप और दबाव के कारण चट्टानों का रूप बदल जाता है उसे रूपांतरित चट्टानें कहते हैं। चट्टानों का वर्गीकरण। पहला अग्नेय चट्टान। इसमें ग्रेनाइट, बेसाल्ट और ग्रेवो होते हैं। और सादी चट्टानें बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और कोयला। रूपांतरित चट्टान में संगमरमर, हीरा, कॉर्कजाइट, स्लेट। नदा ये मिट्टी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। इसके अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। मिट्टी में सड़े गले पौधों के अंश को ह्यूम्स कहते हैं जो इसे उपजाऊ बनाता है।
मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए पेड़ों को लगाना वनीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? वनीकरण। बेसाल चट्टान के टूटने को से काली मिट्टी का निर्माण होता है। कोयला और पेट्रोलियम हमेशा अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। संगमरमर चूना पत्थर का ही एक रूपांतरित रूप है। ग्रेनाइट एक अंतरित आग्नेय चट्टान का एक उदाहरण है। ग्रेनाइट हीरा सबसे कठोर रूपांतरित चट्टान है जो कोयले से बनती है। सिल्ट और मिट्टी के मिश्रण को दमोट मिट्टी कहते हैं। मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किसान नाइट्रोजन युक्त खाद का उपयोग करते हैं। लाल मिट्टी का लाल रंग आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। दुनिया की सबसे पुरानी चट्टानें आर्कियन युग की मानी जाती हैं। पृथ्वी के क्रस्ट का 95% हिस्सा आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से बना है। टॉपिक 11 भारत की भौतिक संरचना। भारत विविधताओं का देश है। यहाँ ऊंचे पहाड़, विशाल मैदान और गहरे समुद्र तट पाए जाते हैं। भारत को मुख्य रूप से 6 भौतिक भागों में बांटा गया है। 6 मैन डिवीजन में बांटा गया है। पहला है उत्तरी पर्वतमाला, हिमालयास। यह दुनिया की सबसे ऊंची और नवीन वलित पर्वतमाला है। इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है। इसके 3 मुख्य भाग हैं, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। उत्तर भारत का विशाल मैदान, यह सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से बना है। यह दुनिया का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। मैदान के भागों के नाम, भावर, तराई, बांगर जो कि पुरानी मिट्टी और खादर जो कि नई मिट्टी। प्रायद्वीपीय पठार, यह भारत का सबसे पुराना हिस्सा है। यह गोंडवाना लैंड का भाग था। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसमें दक्कन का पठार और मध्य उच्च भूमि शामिल है। यह खनिजों से भरपूर है। तटीय मैदान, यह पश्चिमी तट, मालाबार और कोंकण तट यहाँ स्थित है। यह संकरा है। कौन सा? तटीय मैदान। पूर्वी तट, कोरोमंडल और उत्तरी सरकार तट यहाँ स्थित है। यह चौड़ा है। पूर्वी तट। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में है और यह 8848.86 मीटर है। भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2। भारत की गॉडविन ऑस्टिन है। भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो काराकोरम श्रेणी में है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक है और नर्मदा नदी उत्तर भारत और दक्षिण भारत को प्राकृतिक रूप से अलग करती है। नर्मदा नदी। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलते हैं। थार का मरुस्थल एक भारत का एकमात्र विशाल गर्म मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल है? गर्म मरुस्थल है और यह थार मरुस्थल राजस्थान में स्थित है। लक्षद्वीप समूह मूंगा चट्टानों से बना है। लक्षद्वीप कौन से चट्टानों से बना है? मूंगा चट्टानों से बना है लक्षद्वीप। अंडमान और निकोबार 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होते हैं। 10 डिग्री चैनल के द्वारा अंडमान और निकोबार अलग होते हैं। खादर मिट्टी को नई जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है और जो बहुत उपजाऊ होते हैं। खादर मिट्टी। नेक्स्ट टॉपिक, टॉपिक 12, भारत की प्रमुख नदियां। भारत की नदियों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। एक हिमालयी नदियां जो साल भर बहती हैं और एक प्रायद्वीपीय नदियां जो जो वर्षा पर निर्भर करती है। हिमालय नदी में आता है गंगा नदी तंत्र। यह भारत की सबसे लंबी नदी। यह 2525 किलोमीटर लंबी है और यह गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी के रूप में निकलती है और देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर गंगा बनती है। देवप्रयाग में अलकनंदन से मिलकर क्या बनती है? गंगा बनती है। सिंधु नदी तंत्र, यह तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां है
झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज यह सिंधु नदी तंत्र में मिलते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, इसे तिब्बत में सांगपो और अरुणाचल में दिहांग कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को यह दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली बनाती है। प्रायद्वीपीय नदियां, गोदावरी, इसे दक्षिण गंगा कहते हैं। दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है, या ब्रज गंगा भी कहा जाता है गोदावरी नदी को। यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी है। नर्मदा और ताप्ती, ये नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। ये एस्चुरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है। नदी उद्गम, गंगा निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से, सिंधु मानसरोवर झील से, तिब्बत, और गोदावरी त्र्यंबकेश्वर जो कि महाराष्ट्र में है, और नर्मदा अमरकंटक की पहाड़ियां मध्य प्रदेश में, और कृष्णा महाबलेश्वर महाराष्ट्र में। गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन बनाती है। कौन सा डेल्टा बनाती है? सुंदरबन, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, वह गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर बनाती है। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो प्रयागराज में गंगा से मिलती है। यमुना। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, कोसी नदी को। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। बंगाल का शोक किसे कहते हैं? दामोदर नदी को। बिहार का शोक कोसी नदी को। हीराकुंड बांध महानदी पर बना दुनिया का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध, जो कि उड़ीसा में स्थित है और जो महानदी पे बना है। लूनी नदी राजस्थान के मरुस्थल में बहती है और कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। लूनी नदी राजस्थान में बहती है। पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है नर्मदा, जो कि पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। सिंधु जल समझौता 1960 भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। सिंधु जल समझौता। धुआंधार जलप्रपात जो कि नर्मदा नदी पर स्थित है, वो भी जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट टॉपिक 13, भारत की जलवायु। भारत की जलवायु को उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसमी शब्द से बना है। कौन सी भाषा से? मौसमी भाषा से बना है मानसून शब्द, जो कि अरबी भाषा से लिया गया है। ऋतुएं, सीजन ऑफ इंडिया। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार भारत में 4 प्रमुख ऋतुएं हैं। कितनी हैं? 4 प्रमुख। पहला है शीत ऋतु, यह दिसंबर से फरवरी के समय काल में होते हैं। शीत ऋतु पश्चिमी विभुक्ष में। ग्रीष्म ऋतु मार्च से मई में, लू काल बैसाख में। वर्षा ऋतु रेन जून सितंबर में, दक्षिण पश्चिम मानसून। दौड़ता मानसून अक्टूबर नवंबर, तमिलनाडु में वर्षा होती है। नेक्स्ट है मानसून के प्रकार। पहला है दक्षिणी पश्चिम मानसून, ये जून के पहले हफ्ते में केरल के तट से टकराता है। भारत की 75% वर्षा इसी से होती है, दक्षिण पश्चिमी मानसून से। उत्तर पूर्वी मानसून, इसे लौटता हुआ मानसून भी कहा जाता है, उत्तरी पूर्वी मानसून को। इसमें सर्दियों में कोरोमंडल तट तमिलनाडु पर वर्षा होती है। कहाँ वर्षा होती है? तमिलनाडु पर वर्षा होती है। पश्चिमी विपक्ष, यह भूमध्य सागर से आता है और सर्दियों में उत्तर भारत में वर्षा करता है, जो गेहूं की फसल के लिए बहुत अच्छा होता है। पश्चिमी विक्षोभ। एल नीलो नीनो, यह एक गर्म जलधारा है जो भारतीय मानसून को कमजोर कर देती है। भारत में सबसे ज्यादा वर्षा होती है मासिनराम, जो कि मेघालय में स्थित है। मासिनराम में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। भारत में सबसे कम वर्षा लेह लद्दाख में होती है। मानसून का सबसे पहले आगमन केरल में होता है। अमृतसर और शिमला एक ही अक्षांश पर हैं, फिर भी उनकी जलवायु ऊंचाई के कारण अलग है। मैंगो शावर कर्नाटक और केरल में मानसून पहले होने वाली वर्षा है। काल वैसाखी पश्चिम बंगाल में चलने वाली विनाशकारी हवाएं। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा कारक हिमालय पर्वत है।
तमिलनाडु में सर्दियों में वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। जेट स्ट्रीम ऊपरी वायुमंडल में चलने वाली तेज हवाएं हैं जो कि मानसून को प्रभावित करती हैं। जेट स्ट्रीम ऊपरी वायुमंडल में चलने वाली हवाएं तेज हवाएं हैं। भारत की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? लगभग 118 से 125 सेंटीमीटर होती है भारत में औसत वार्षिक वर्षा। टॉपिक 14, भारत की मृदा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने भारत की मिट्टियों को एक मुख्य वर्गों में बांटा है, एक मेजर ग्रुप्स में बांटा है। भारत में सबसे बड़े क्षेत्र पर कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। सबसे बड़े क्षेत्र पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी है नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी है। यह भारत के लगभग 40% क्षेत्र पर फैली हुई है, खासकर उत्तर भारत के मैदान पर। इसमें पोटाश की मात्रा अधिक होती है लेकिन नाइट्रोजन की कमी होती है। यह धान, गेहूं और गन्ने के लिए सर्वोत्तम है। जलोढ़ मिट्टी। काली मिट्टी, यह रेगूर मिट्टी या कपास की मिट्टी भी कहते हैं काली मिट्टी को। इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से हुआ है। इसमें जल सोखने की क्षमता सबसे अधिक होती है और सूखने पर इसमें गहरी दरारें पड़ जाती है। लाल मिट्टी और पीली मिट्टी, इसमें लोहे के ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड की मौजूदगी के कारण इसका रंग लाल होता है। जल सूखने पर यह पीली दिखाई देती है। लाल मिट्टी, यह मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय पठार, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। यह मिट्टी। नेक्स्ट, लेटेराइट मिट्टी, यह अधिक वर्षा और अधिक तापमान वाले क्षेत्र इच्छागन प्रक्रिया से बनती है। यह चाय, कॉफी और काजू की खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध है। सूखने पर यह ईंट जैसी कठोर हो जाती है। भारत की सबसे भारत की सभी मिट्टियों के मुख्य रूप से नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। खादर नई जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं जबकि बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है काली मिट्टी। पीट मृदा दलदली क्षेत्र में पाई जाती है और इसमें जैविक पदार्थ अधिक होते हैं। मिट्टी की अम्लीयता दूर करने के लिए चूने का प्रयोग किया जाता है। मिट्टी की क्षारीयता दूर करने के लिए जिप्सम का यूज किया जाता है। जिप्सम का भारत के विशाल मैदानों में मुख्य रूप से जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। शुष्क मृदा में लवण की मात्रा अधिक होती है और यह राजस्थान में पाई जाती है। शुष्क मृदा। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना की गई है 1953 में हुई है। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड मिट्टी के कटाव को रेंगती हुई मृत्यु भी कहा जाता है। टॉपिक 15, भारत की प्राकृतिक वनस्पति। किसी क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से उगने वाले पेड़ पौधों को प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। भारत में वर्षा और मिट्टी के आधार पर वनों को 5 मेन ग्रुप्स में बांटा गया है। पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ये वन 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं जैसे पश्चिमी घाट और उत्तर पूर्वी भारत। ये वन कभी भी अपनी पत्तियां एक साथ नहीं गिराते इसलिए हमेशा हरे भरे दिखते हैं। उदाहरण के लिए रोजवुड, आवनूस और महोगनी। सेकंड है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। पर्णपाती वन को ये भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये वन गर्मियों में पानी बचाने के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। उदाहरण के लिए सागौन, साल, शीशम और चंदन। कटीले वन और झाड़ियाँ, ये 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होते हैं जैसे राजस्थान और गुजरात में पाए जाते हैं। इनकी जड़ें लंबी और पत्तियां छोटी या कांटों वाली होती है। उदाहरण के लिए बबूल, कैक्टस और खजूर। पर्वतीय वन, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ इन वनों का स्वरूप बदलता रहता है। अधिक ऊंचाई पर शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए देवदार, पाई
पाइन और सिल्वर फर। ज्वारी और या मैंग्रोव वन, ये खारे पानी में भी जीवित रह सकते हैं। ये मुख्य रूप से नदी डेल्टा क्षेत्र में पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन। पश्चिम बंगाल का सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र है। यहाँ सुंदरी नामक पेड़ पाए जाते हैं। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत के 33% भाग पर वन होते हैं। भारत में सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल वाला राज्य है मध्य प्रदेश है। प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा वन मिजोरम में पाए जाते हैं। चंदन के पेड़ सबसे ज्यादा कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं। चंदन के पेड़। चिपको आंदोलन 1973 वनों की कटाई रोकने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा शुरू किया गया था। विश्व वन दिवस हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है। 21 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन दिवस। वन महोत्सव की शुरुआत की गई थी 1950 में के एम मुंशी द्वारा। वन महोत्सव की शुरुआत 1950 में के एम मुंशी द्वारा। भारतीय वन संरक्षण का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। भारतीय वन संरक्षण FSI। सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग पहली बार किया गया था 1976 में हुआ था। मैंग्रोव वन तटीय इलाकों को सुनामी और चक्रवात से बचाने में मदद करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक 16 भारत के राष्ट्रीय उद्यान व वन्यजीव वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया। जीवों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 बनाया। भारत में वर्तमान 100 से अधिक टोटल 107 राष्ट्रीय उद्यान है। प्रोजेक्ट टाइगर बाघों के लिए संरक्षण के लिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया। कैलाश कांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। कैलाश कांखला को जिम कॉर्बेट भारत का पहला टाइगर रिजर्व बना। कौन सा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट जो कि उत्तराखंड में है, यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जो कि 1936 में बना। काजीरंगा असम में है। यह एक सींग वाला गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। यह एशियाई शेरों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। कल्हा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। टाइगर और बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। कैबुल लामजाओ जो कि मणिपुर में है, यह एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। कैबुल लामजाओ। पक्षी अभयारण्य और जैव मंडल केवलादेव घाना भरतपुर राजस्थान में स्थित है। केवलादेव घाना को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। केवलादेव घाना को यहाँ साइबेरियन सारस आते हैं। भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी जो कि 1986 में इसकी स्थापना की गई। यह नीलगिरी था भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। यह तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट था। इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस नेशनल पार्क जो कि लद्दाख में स्थित है। कैबुल लामजाओ दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। कैबुल लामजाओ जो कि मणिपुर राज्य में स्थित है। प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की गई थी 1992 में। इसकी शुरुआत की गई थी। भारत में टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को कहा जाता है। सलीम अली को भारत का वर्ड मैन कहा जाता है। सलीम अली को। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में स्थित है और यह रॉयल बंगाल टाइगर के लिए विश्व प्रसिद्ध है। सुंदरवन। जंगली गधों के लिए कच्छ का रण गुजरात प्रसिद्ध है। भितरकनिका कछुओं और मगरमच्छों के संरक्षण के लिए बहुत प्रसिद्ध है। भितरकनिका जो कि उड़ीसा में स्थित है। और ऑलिव रेड लेग्स कछुए उड़ीसा के तट पर अंडे देने आते हैं। टॉपिक 17 भारत में कृषि व फसलें। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की लगभग 50% से अधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। भारत में फसलों का मौसम के आधार पर 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। पहला, फसलों के प्रकार। एक खरीफ की फसल। ये मानसून की शुरुआत जून
इसे मानसून की शुरुआत जून जुलाई में बोया जाता है। उदाहरण के लिए चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास और मूंगफली खरीफ की फसल है। रबी की फसल इसे सर्दियों की शुरुआत का जैसे अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों यह रबी की फसल है। जायद की फसल यह मार्च और जून के बीच में बोई जाती है। तरबूज, खरबूजा, खीरा का प्रमुख कृषि क्रांतियां। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, गेहूं व चावल। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन और लाल क्रांति टमाटर मांस उत्पादन। चावल होता है पश्चिम बंगाल में। गेहूं सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में होता है। कपास गुजरात में होता है सबसे ज्यादा। और सोयाबीन मध्य प्रदेश में नंबर 1 पे है। कॉफी कर्नाटक में सब नंबर 1 पे है और चाय असम में प्रथम स्थान पे है। चावल पश्चिम बंगाल में, गेहूं उत्तर प्रदेश, कपास गुजरात, सोयाबीन मध्य प्रदेश, कॉफी कर्नाटक और चाय असम में। यह सब नंबर 1 स्थान पे है, प्रथम स्थान में है। भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन है और वर्ल्ड में है वर्गीस कुरियन। श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन है। वर्गीस कुरियन ही श्वेत क्रांति के जनक। झूम खेती उत्तर पूर्व भारत में की जाने वाली एक आदिम कृषि पद्धति है। भारत दुनिया में मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। गोल्डन फाइबर जूट को कहा जाता है। रबर के उत्पादन में केरल भारत में प्रथम स्थान पे है। रबर के उत्पादन पे भारत में सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। मिल्क मैन ऑफ इंडिया वर्गीस कुरियन को कहा जाता है मिल्क मैन ऑफ इंडिया। इसमें हरित क्रांति विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मल बोरलॉग है। इसमें हरित क्रांति के जनक नॉर्मल बोरलॉग है। नॉर्मल बोरलॉग। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। IARI। टॉपिक 18 भारत के खनिज व उद्योग। खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं। भारत खनिजों के मामले में एक समृद्ध देश है। विश्व रूप से छोटा नागपुर पठार और भारत का रूर कहा जाता है। विशेष रूप से छोटा नागपुर पठार। प्रमुख खनिज लौह अयस्क। भारत में सबसे ज्यादा हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किस्म का लोहा मिलता है। इस प्रमुख क्षेत्र हैं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक के इसके मुख्य केंद्र हैं लोह अयस्क के। कोयला भारत में 98% कोयला गोंडवाना काल की चट्टानों में मिलता है। सबसे अच्छी किस्म एंथ्रेसाइट है। यह झारिया झारखंड और रानीगंज पश्चिम बंगाल में पाया जाता है सबसे ज्यादा कोयला। पेट्रोलियम भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र डिबोई असम है। सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र मुंबई हाई है। लोहा इस्पात उद्योग। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जिसको भारत का पहला बड़ा कारखाना था जो कि 1907 में जमशेदपुर में लगाया गया था। सूती वस्त्र उद्योग यह भारत का सबसे बड़ा और संगठित उद्योग है। मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र अहमदाबाद मैनो मैन भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। कानपुर को भारत का उत्तर भारत का मैनचेस्टर। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग स्टील सिटी कहते हैं और बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहते हैं। IT हब बेंगलुरु को। भारत दुनिया में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत का रूर प्रदेश से छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। हैतड़ी राजस्थान तांबे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। पन्ना हीरे के लिए प्रसिद्ध है, हीरे की खानों के लिए। कोलार कर्नाटक सोना गोल्ड के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर स्टील प्लांट द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बने थे। ONGC की स्थापना 1956 में तेल और गैस की खनिज की खोज के लिए की गई। जादूगोड़ा झारखंड यूरेनियम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है।
भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उड़ीसा। नवरत्न और महारत्न का दर्जा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को दिया जाता है। नवरत्न और महारत्न का दर्जा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को। टॉपिक 19, भारत के परिवहन। ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। परिवहन किसी देश की जीवन रेखा होती है। भारत में मुख्य रूप से 4 प्रकार के परिवहन माध्यम है: सड़क, रेल, वायु और जल। सड़क परिवहन। भारत का सड़क नेटवर्क दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा है। स्वर्णिम चतुर्भुज। यह 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ता है। NH14, NH44 यह भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। रेल परिवहन। भारत में पहली रेल चली थी 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से ठाणे 34 किलोमीटर के बीच चली थी। भारत रेलवे नेटवर्क एशिया में दूसरा और दुनिया में चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। वर्तमान में रेलवे में कुल 18 जोन है। दक्षिण में तटीय रेलवे नया जोन बना है। जल और वायु परिवहन। भारत में 13 बड़े बंदरगाह और 200 छोटे बंदरगाह है। कांडला गुजरात में एक जौहरी बंदरगाह बना है। उड़ान योजना का उद्देश्य छोटे शहरों को हवाई सेवा से जोड़ना है। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग। NW1 प्रयागराज से हल्दिया जो कि गंगा नदी पे बना है। NW2 सीधिया से धुबरी ब्रह्मपुत्र नदी में। और NW3 कोल्लम से कोटापुरम वेस्ट कोस्ट कैनाल। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH47A। कोणार्क रेलवे महाराष्ट्र से के रोहा को कर्नाटक के मंदलौर से जोड़ती है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा आधुनिक बंदरगाह है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। विवेकानंद एक्सप्रेस भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है। विवेकानंद एक्सप्रेस। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापट्टनम। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में है। भारत का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। NHAI की स्थापना 1988 में सड़कों के रखरखाव के लिए की गई थी। भारत की पहली बुलेट ट्रेन मुंबई और अहमदाबाद के बीच से प्रस्तावित है। माझगांव डाक मुंबई के जहाजों का निर्माण किया जाता है। माझगांव डाक। गतिमान एक्सप्रेस भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। नेक्स्ट टॉपिक 20, भारत की प्रमुख जनजातियां। भारत में जनजातियों को आदिवासी कहा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 342 में इनके बारे में प्रावधान है। भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 8.6% हिस्सा जनजातियां है। प्रमुख जनजातियां। भील। पहला है भील जनजाति। है भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। ये मुख्य रूप से राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में रहते हैं। घूमर नेत्र भील संस्कृति का एक हिस्सा है। घूमर। गौड़ जनजाति। यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। यह मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में रहते हैं। गौड़ जनजाति। नेक्स्ट है संथाल। ये झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार में रहते हैं। 1855 में इन्होंने प्रसिद्ध संथाल विद्रोह किया था। संथाल। नेक्स्ट है क्षेत्रीय वर्गीकरण। उत्तर भारत में रहती हैं थारू, भोटिया और गुज्जर। दक्षिण भारत में टोंडा, चेंचू, इरूला। मध्य प्रदेश में भील, गोंड, कोल और मुंडा। उत्तर पूर्व भारत में गारो, खासी, नागा, कुकी और मिजो। द्वीप समूह में जरवा, ओनगे, सेंटिनेली यह जनजाति रहती है। टोडा। ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में रहते हैं और पशुपालन जैसे भैंस पालना इनका मुख्य काम होता है। टोडा जनजाति। इसमें बहुपति प्रथा भी देखी जाती थी। जारवा। यह दुनिया की सबसे पुरानी जनजातियों में से एक है जो अंडमान द्वीप पर रहती है। ये बाहरी दुनिया से कटे हुए हैं। जारवा जनजाति जो कि अंडमान द्वीप में रहती
थारू ये दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। ये तराई क्षेत्र यूपी और उत्तराखंड में रहते हैं। भारत में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति एसटी की जनसंख्या मध्य प्रदेश में है। भारत प्रतिशत के आधार पर सबसे ज्यादा जनजाति जनसंख्या लक्षद्वीप 94.8% है। लक्षद्वीप में पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कोई भी अनुसूचित जनजाति एसटी नहीं पाई जाती। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती। भारत की सबसे पुरानी जनजाति जारवा को माना जाता है। जारवा गारो, खासी, जयंतिया जनजाति मेघालय की पहाड़ियों में रहती है। मुंडा जनजाति सरहुल त्योहार बहुत धूमधाम से मनाती है। बहुपति विवाह टोडा और जौनसारी जनजाति में प्रचलित है। सेंटनैली जनजाति दुनिया की सबसे अलग थलग रहने वाली जनजाति है। सेंटनैली जनजाति टीवीटीजी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स की कुल संख्या भारत में 75 है। कितनी है? 75। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट टॉपिक 21 सौर मंडल। सूर्य और उनके चारों ओर घूमने वाले ग्रहों, उपग्रहों और अन्य खगोलीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। इसकी उत्पत्ति लगभग 4.6 अरब साल पहले हुई थी। सूर्य यह सौर मंडल के केंद्र में स्थित है और ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। यह मुख्य रूप से हाइड्रोजन 71% और हीलियम 26.5% से बना हुआ है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। कुल मिला के 500 सेकेंड। ग्रहों का विवरण। ग्रहों को दो भागों में बांटा गया है। आंतरिक ग्रह जो कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, और बाह्य ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। बुध सूर्य के सबसे पास है। यह सबसे छोटा ग्रह है। शुक्र सबसे गर्म ग्रह है। भोरा का तारा और सांझ का तारा कहते हैं शुक्र को। मंगल लाल ग्रह है, लाल रंग का होता है और यह लाल ग्रह रेड प्लैनेट कहते हैं। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और तारा सर्द ग्रह है। शनि यह वलय युक्त है और गैसों का गला है। नेक्स्ट, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। इसके अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहते हैं। क्षुद्र ग्रह यह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाने वाले छोटे पिंड होते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे मान्य सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी और लेमैत्र है। शुक्र और अरुण अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम घूमते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड बृहस्पति का है। मंगल को दो उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस मंगल के दो उपग्रह हैं। डीमोस सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। प्लूटो को 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटाकर बौना ग्रह कहा गया है। शनि के सबसे बड़े उपग्रह का नाम टाइटन है। शनि के सबसे बड़े उपग्रह का नाम टाइटन है। हैली धूमकेतु हर 76 ईयर बाद दिखाई देता है। अब यह 2061 में दिखाई देगा। सूर्य की दिखाई देने वाली सतह को प्रकाश मंडल फोटोस्फीयर कहते हैं। पृथ्वी को उसके पानी की उपस्थिति के कारण यह नीला ग्रह दिखाई देता है। वरुण सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है और यह बहुत ठंडा है। टॉपिक 22 भारत की जनगणना 2011 के अनुसार। जनगणना किसी देश की जनसंख्या का आधिकारिक डेटा संग्रह है। भारत में हर 10 साल में जनगणना होती है। 2011 की जनगणना भारत की 15वीं और आबादी के बाद की 7वीं जनगणना थी। भारत में पहली जनगणना हुई थी 1872 में लॉर्ड म्यो के कार्यकाल में शुरू हुई थी। भारत की पहली नियमित जनगणना 1881 लॉर्ड रिपन के समय शुरू हुई थी। जनसंख्या के मुख्य आंकड़े। कुल जनसंख्या है 121 करोड़
10 की वृद्धि 2001 से 2011 में 17.7% हुई थी। जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात 943 महिला प्रति 1000 पुरुष। साक्षरता दर है 73.0%। राज्यों की स्थिति, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है प्रथम स्थान पे, और महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर आता है। न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम की है। साक्षरता केरल 94% सबसे आगे है, जबकि बिहार 61.8% सबसे पीछे है। लिंगानुपात केरल 1084 में सबसे अधिक महिलाएं हैं, जबकि हरियाणा 879 सबसे पीछे है। नेक्स्ट है 2011 जनगणना का आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। 2011 के जनगणना आयुक्त थे श्री चंद्र मौली थे। 1921 को जनगणना के इतिहास में महान विभाजक वर्ष माना जाता है, कहा गया था। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक साक्षरता लक्षद्वीप की है। नागालैंड एकमात्र ऐसा राज्य था जहां जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही थी, -0.58%। शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष भारत में 9/19 है। भारत दुनिया की 17.5 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। भारत जनगणना संघ सूची का विषय है जो केंद्र सरकार के अधीन आता है। जनगणना संघ सूची का विषय यूनियन लिस्ट का एक सब्जेक्ट है। दोस्तों, आज के वीडियो में हमने जियोग्राफी के 22 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स नोट्स को डिटेल में समझा। उम्मीद है आपको ये एक्सप्लेनेशन क्लियर और हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही यूजफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।